चलिए जी, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ जीएसटी। फीचर ऑफ जीएसटी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें देखी थी और अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो हमने लास्ट में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, जो 101वीं अमेंडमेंट हुई थी, जो कि 122वें बिल से पास हुई थी, जो कि हुआ था हमारा 8 सितंबर को अप्रूव। लेकिन एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट जो जीएसटी हुआ वो 1 जुलाई 2017 से हुआ, इसीलिए हम लोग 1 जुलाई 2017 को ही हमेशा अपॉइंटमेंट डेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि 101 अमेंडमेंट जब हमारे अपने आर्टिकल में हुई, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बाद अमेंडमेंट हमारे पास 3 नए आर्टिकल आए, 246A, 269A और 279A। हमारे पास ये 3 नए आर्टिकल आए। 246A ने बोला कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों को अधिकार मिल जाएगा लॉ बनाने का, जीएसटी का लॉ दोनों सरकारें मिलकर बनाएंगी, लेकिन केवल इंटरस्टेट सप्लाई पे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव पावर देता है आर्टिकल नंबर 269A, जो कि ये बोलता है कि इंटरस्टेट सप्लाई पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल बनाने की, लेवी करने की, कलेक्शन करने की। मैंने आपको बोला था कि इंटर और इंटर में आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझ के रखना है आपको कि अधिकार किसको क्या मिला है। 246A में इंट्रा का अधिकार है, 269A में इंटर का अधिकार है। 279A के हमारी जीएसटी काउंसिल को बोला जाता है। जीएसटी काउंसिल बोले तो एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी बहुत सारे मुद्दों पे। उसके फंक्शंस में अभी हम लोग देखेंगे, वो हमने देख भी लिया है वैसे फंक्शंस में, लेकिन हमें ये पता है कि इंडिपेंडेंट एडवाइजरी काउंसिल फॉर जीएसटी, तो जीएसटी के जितने भी लेन देन और सारे के सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं बेसिकली, वो सारे के सारे डिसीजन फाइनल अपनी इसी एडवाइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रूल बनाने का अधिकार है, ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये बताया किसके जरिए था, मैंने आपको एक केस के जरिए बताया था जिसका नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मित्तल। मैंने आपको ये भी बताया था कि 2022 का ये वाला केस हमारे सिलेबस के अंदर रेलिवेंसी नहीं रखता अगर अपडेटेड नहीं है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देता तो रेलिवेंस मतलब रखेगा ही रखेगा। लेकिन क्या आप एग्जाम में पुट ऑन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं केस आप पुट ऑन एग्जाम में। अच्छा, मेंबर्स क्या क्या होते हैं जीएसटी काउंसिल में? तो हमने देखा था कि इसमें 33 मेंबर होते हैं। 33 का ब्रेकअप भी मैंने बताया था। 2 यूनियन के होंगे जिसमें से एक चेयरमैन होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जो कि भी निर्मला ताई है। सेकंड, एक मेंबर होगा यूनियन से और जो रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर होगा। 3 बंदे यूटी से होंगे क्योंकि 3 ही यूटी ऐसे जो विदाउट लेजिस्लेचर एज पर जीएसटी, और 28 स्टेट्स है तो हर जगह से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, और यूनियन से 2 बंदे। ठीक है, इसके बाद हमने फंक्शन देखे थे कि फंक्शन क्या करेगी जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल बेसिकली काम क्या करती है? पहला, टैक्स रेट और सेस बताती है कि कितना कितना टैक्स रेट लगेगा जीएसटी में, क्या क्या टैक्स रेट होंगे। तो हमने पहले ही देखा था कि फर्स्ट मीटिंग में ही रेट तय होगा कि 5% से लेकर 28 तक लगाए जाएंगे, 0% भी इसमें एक रेट होता है। लेकिन कौन सी वस्तु पे क्या रेट लगाया जाएगा ये चीज डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। कितने रुपए तक की लिमिट है कि उसके बाद हम लोगों को जीएसटी लगाना है पर सप्लायर, उसकी लिमिट बताएगी जिसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलेंगे। क्या क्या चीजों पर जीएसटी नहीं आएगा, एग्जाम्पशन जो एग्जाम्प्ट होंगे पूरे। इसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजन जो हमारी स्पेशल स्टेट्स के लिए होंगी, जो जीएसटी में स्पेशल स्टेट्स हैं। अब स्पेशल स्टेट्स क्यों है ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेट स्पेशल क्यों हैं, तो वो भी मैंने आपको कारण बताया था कि ज्योग्राफिकल चैलेंज होते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है, तीसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से हमने स्टेट्स को 3 हिस्सों में बांटा। इसमें हमने सारी चीजें देख ली थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि जीएसटी काउंसिल को कोई भी मीटिंग रखने के लिए एटलीस्ट 50% लोग वहां पे प्रस्तुत होने चाहिए, वरना मीटिंग ही नहीं होगी। और वोटिंग कैसे होगी? 75% से वोटिंग होगी। हमने यहाँ तक चीजें देख ली थी। इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ जीएसटी। फीचर्स ऑफ जीएसटी में हम लोग पहला फीचर देखने जा रहे हैं। फीचर बेसिकली क्या होता है कि जीएसटी एक तरीके से है क्या चीज। तो ये फीचर्स अगर पेपर में आ जाते हैं लिखने के लिए, बहुत बेसिक सी चीज है। चैप्टर नंबर 1 में बेनिफिट फीचर्स एक ही हैं, आप दोनों ही पुट ऑन कर सकते हैं, बेनिफिट में भी और फीचर्स में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, पहला फीचर हमारे पास है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है जीएसटी में? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अल्टीमेटली पेड बाय द फाइनल कंज्यूमर। बोले तो कि जो इंसान फाइनली यूज कर रहा है, जो फाइनल यूज कर रहा है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसी इंसान को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो उसका बर्डन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में शिफ्ट हो जाता है, तो बर्डन शिफ्ट कहाँ होता है? फाइनल कंज्यूमर पे होता है। ठीक है, तो फाइनल कंज्यूमर पे वो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मैंने किसी को जीएसटी लेक्चर बेचे 40,000 रुपए के, 40,000 बेच दिए। ठीक है, मैंने जीएसटी लगाने के बाद ये 40,000 के बेचे हैं। तो मान लो कि मैंने जब जीएसटी लगाया इसके ऊपर, तो मेरे को पता चला कि मेरे क्लासेस के ऊपर 18% तक का रेट लगता है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 18%,
जो कि आता है 7200। अब क्योंकि मैंने दिल्ली से लखनऊ में भेजे हैं तो यहाँ पे जो है सप्लायर की लोकेशन और रेसिपिएंट की लोकेशन डिफरेंट है। तो जब भी सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन डिफरेंट होगी तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटर स्टेट सप्लाई जब बताऊंगा तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि इंटर स्टेट क्या होती हैं, इंट्रा स्टेट क्या होती हैं। वैसे अभी आप ये समझ लीजिए कि इंटरस्टेट बेसिकली जब होता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन सेम ना हो। इंटरस्टेट जब होता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन सेम हो। माल को सेंड करने वाला सप्लायर या सर्विसेज देने वाला सप्लायर, लेने वाला रेसिपिएंट। ठीक है, तो अब जब मैंने सर्विसेज प्रदान करी रौनक को जो कि लखनऊ में है तो हमारी लोकेशन डिफरेंट हो गई है ना। दिल्ली और लखनऊ इज अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों जब सेम नहीं है तो इसको बोला जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर हमारा एप्लीकेबल जीएसटी होगा आईजीएसटी। अब देखिए आईजीएसटी लगा 18%। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी, ऊपर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इंटरस्टेट सप्लाई में बेटा केवल और केवल अधिकार 269A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है कलेक्ट करने का टैक्स। तो इंटरस्टेट सप्लाई में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स। लेकिन क्या वो टैक्स बांटा जाएगा, आगे नहीं बांटा जाएगा? तो बेटा बांटा जाएगा। यही तो वो लड्डू है जो इन्होंने सबको दिया। भाई जीएसटी का जब हमने स्ट्रगल पढ़ा था, याद है आपको जीएसटी स्ट्रगल? तो जीएसटी स्ट्रगल में कोई भी स्टेट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम लोग जीएसटी को अप्रूव कर दें। मैंने आपको बताया था कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए, जब ही जाके ये लॉ बनेगा। तो दोनों को पास कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लड्डू निकाला कि हम लोग जो भी जीएसटी का कलेक्शन करेंगे वो दो टुकड़ों में बांटा जाएगा, 50% आपका, 50% हमारा। ये जो 50% होगा ये उस जगह का होगा जहां पे कंज्यूमर होगा, और ये 50% हमारा होगा। ठीक है, अब ये स्टेट फॉरवर्ड आपको मिल जाएगा अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया शॉर्ट में, जहां पे सप्लायर इक्वल टू रेसिपिएंट। तो जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट एक ही जगह पे हैं तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर दो जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी या तो यूटीजीएसटी। मतलब अगर वो यूटी है तो यूटी जीएसटी लगेगा और स्टेट है तो स्टेट जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिंपली 50-50% पैसा बांट दिया जाता है। लेकिन जब भी इंटरस्टेट होता है तो इंटरस्टेट में मैंने अभी आपको बताया कि इंटरस्टेट में टैक्स लगाने का अधिकार केवल गवर्नमेंट के पास है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या सर इंटरस्टेट जब भी सप्लाई होगी तो क्या उस स्टेट को कोई पैसा नहीं मिलेगा जहां पे वो इंसान कंज्यूमर उस चीज को कंज्यूम कर रहा है? तो मैंने बोला मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कलेक्शन होगा आईजीएसटी के नाम से टोटल। इस आईजीएसटी का पैसा बाद में डिवीजन होगा और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सेंड करेगी ये पैसा। लेकिन एट द मोमेंट आईजीएसटी लगाया जाएगा बेटा, आईजीएसटी दोनों को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जने को मिलेगा कंबाइन नेचर का, वो भी खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत वाली बात अगर आपको कोई समझ नहीं आई होगी तो प्लीज मुझे बताएं। देखो मैं आशा करता हूं आपको हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों को अभी इंटर और इंट्रा नहीं समझ में आए तो टेंशन मतलब बेटा, हम लोग पहला ही फीचर पढ़ रहे हैं। पहले फीचर में भी मैंने आपको भी बहुत बेसिक सी बात बताई, इसमें ज्यादा डिटेल में मत घुसो, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो मैंने इंटर और इंट्रा आपके लिए रखा हुआ है, यहाँ पे इंटर और इंट्रा दोनों रखा हुआ है, टेंशन मत लो। अभी नीचे एक दो फीचर बाद ही समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप समझिए वैल्यू एडिड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। नीचे में इंटर इंटर समझा दूंगा आपको, इंटर इंटर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप समझ लो कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है एक, क्योंकि सेलर और रेसिपिएंट की लोकेशन सेम नहीं है। सेम नहीं होने की वजह से ये आईजीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। आईजीएसटी आईजीएसटी के रेट 18% मान लो, तो 18% जो मैंने लगाया 7200 रुपए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे 3600, 3600 मिलेंगे उत्तर प्रदेश को। सर उत्तर प्रदेश को क्यों मिले? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो स्टेट है जहां पे कंजप्शन खत्म हुआ, मतलब फाइनल यूसेज हुआ। तो ये वो स्टेट है, तो जहां पे भी ये स्टेट में होगा वही स्टेट को इसका पैसा मिलेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कलेक्ट कर लेगी आईजीएसटी पूरा का पूरा अपने फंड्स में, उसके बाद ट्रांसफर करेगी। सेकंड, वन नेशन वन टैक्स, जैसा कि आपको पता ही मैंने बताया था, पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, वैट, सीएसटी, एक्साइज, ये सारे के सारे टैक्सेस को सबस्यूम्ड कर दिया गया एक जीएसटी में, और जीएसटी बना सिर्फ एक इकलौता जीएसटी। ठीक है, तो अब जीएसटी खाली हमारे पास एक ही है, जीएसटी के अलावा हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, एक ही बारी में सारा का सारा पैसा देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए यार आपको, बिल्कुल भी। ठीक है, ओके बेटा, अब आप ये भी देख लो कौन कौन से टैक्सेस जो है वो सबसीम्ड हो गए जीएसटी में, मतलब खत्म हो गए। वन नेशन वन टैक्स का फीचर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू फाइनल कंज्यूमर। पहले बहुत सारे थे, एक्साइज, सीएसटी, वैट, ये सब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं एक बार।
डिटेल में समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जीएसटी है। तो जीएसटी हमारा कब आया, जीएसटी आया हमारा, हमें याद रखना है, एक हमारा पीरियड हो गया प्री जीएसटी और एक हो गया हमारा पोस्ट जीएसटी। तो प्री और पोस्ट की जो टाइमलाइन है बेटा ये हमारी ऐसी है। ठीक है, अब प्री वाली टाइमलाइन में यहाँ पे बीच में कर दूं तो ये हमारा जो बीच वाला पोर्शन होगा ये हो गई हमारी अपॉइंटमेंट डेट। दिस इज व्हाट आर अपॉइंटमेंट डेट। अभी अपॉइंटमेंट डेट जो है ये कौन सी डेट मानी जाती है, ये 1 जुलाई 2017 मानी जाती है, जिस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। ये वो डेट नहीं जिस दिन से जीएसटी पास हुआ था, ये वो डेट है जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। तो अब इसके पहले कितने सारे टैक्स लगा करते थे और अभी एक ही टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं जीएसटी। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, सारी अच्छे से समझ लेना बातें। जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स लगा करते थे, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ये सारे तरीके के हमारे टैक्स पहले भी थे। इसके अलावा हमारे पास सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे के सारे टैक्सेस हमारे पास मल्टीपल तरीके से थे। और एक और भी था लग्जरी टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस थे बेटा, इतने सारे टैक्सेस थे जो हम लोग अलग अलग पे करते थे एक ही गवर्नमेंट को। अब उन सबको जोड़ के एक बना दी गया जीएसटी। हालांकि जीएसटी के भी कुछ टुकड़े हैं, मैं बता दूं आपको जीएसटी के कितने टुकड़े हैं, यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहला टुकड़ा सीजीएसटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। दूसरा टुकड़ा एसजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाएगा, लेकिन अगर वो स्टेट नहीं यूटी है तो यूटी जीएसटी आ जाएगा। और एक लास्ट है अपना आईजीएसटी, है ना। तो ये दोनों ये वाले ये कब लगेंगे, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी बेटा। क्या होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो ये तीनों लगेंगे, मतलब एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में से एक। जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आईजीएसटी लगेगा। इंट्रा में तो पैसा डायरेक्टली स्टेट फॉरवर्डली 50-50% बांट दिया जाता है। आईजीएसटी में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है फिर बांटती है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी बेटा। ठीक है, टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी, ये नोटिंग आप भी कर लेना। ठीक है, मैं नोट्स में तो डाल दूंगा, ये चीज डली हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी इसको नोट कर लीजिए। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह सब कुछ इसमें सबस्यूम हो गया। तो आपको एक बात ये याद नहीं, सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले कहाँ लगता था मैं आपको बता दूं, और वैट कहाँ लगता था। तो भैया सीएसटी पहले लगता था जब आप एक तरीके से, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं ना इंटर स्टेट सप्लाई, तो जब भी हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते थे तो हमारा सीएसटी लगता था और हमारा वैट लगता था इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। अभी जो इंटर इंटर हम पढ़ रहे थे ना, वही दोनों पहले भी क्राइटेरिया रहेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद सर्विस टैक्स था हमारा, जो कोई भी हमें सर्विस प्रदान करता था तो उसके ऊपर लगता था। एक्साइज ड्यूटी था जो केवल प्रोडक्शन पे ही लगा दिया जाता था, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो जब भी एक्साइज ड्यूटी पुट ऑन हो जाता था। इसके बाद हमारे पास लग्जरी टैक्स था, ये सारे सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थे। ठीक है, और ये सारे अब सबस्यूम हो गए जीएसटी में केवल। ओके सर, तो अभी इसकी कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। एग्जेम्पशंस क्या है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है, सबसे पहला समझ लो। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि आपको एक बात याद रखनी है कि ये सारे टैक्स तो सबसीम हो गए, लेकिन 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 कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो मैं एक्सेप्शंस लिखवा रहा हूं, वेयर ऑल टैक्सेस शेल बी लेवाइड नॉट जीएसटी, मतलब ये जीएसटी के एम्बिट से अभी बाहर हैं। पहला, तो आपको ये बात याद रखनी है अच्छी तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूं। पहला, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बेटा। तो मतलब अगर आप दारू खरीदते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो उसके ऊपर अभी भी जीएसटी पुट ऑन नहीं होता। उसके ऊपर पहले वाले टैक्सेस ही लगाए जाते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी। तो अभी आपसे कोई पूछे क्या वैट सीएसटी पूरा ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, तो आंसर इज नो बेटा, पूरा खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी बहुत सारी जगहों पे लगाया जाता है। सेकेंड, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता, उनके ऊपर पुराना टैक्सेशन सिस्टम ही है, मतलब सीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी वही सब लगता है। सर वो 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं सर, पहला प्रोडक्ट हमारे पास है वो, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाई स्पीड डीजल। ठीक है, सेकंड, पेट्रोल।
तीसरा हमारे पास है यहाँ पे मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट और पेट्रोल एक तरीके से आप समझ लो कि सेम ही है, तो मैं इसको ना यहाँ पे एक जो आपका लॉ में नाम है वही लिख देता हूँ, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। तो एक तरीके से कच्चा पेट्रोल आप बोल लो, मोटर स्पिरिट तो पक्का पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल यहाँ पे हैगा। चौथा हमारे पास है, चौथा हमारे पास है एविएशन टरबाइन फ्यूल। और पांचवा हमारे पास है बेटा यहाँ पे नेचुरल गैस। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो हमारे अभी 5 प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट नाम से जीएसटी के एम्बिट से बाहर हैं। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे एक बात और भी है आपके लिए कि जीएसटी काउंसिल विल एडवाइज डेट ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो अभी तो बाहर रखा गया है, लेकिन बाद में इनको पर टैक्स लगाया गया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। अभी के लिए बाहर रखा गया, क्यों सर? क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर ना स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है ज्यादातर। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे जो 5 मेजर जो कमाई के साधन है वो तो आप हमसे छीन ही लोगे ना, तो उसके ऊपर हम लोग आपको नहीं लगाने देंगे अपना जीएसटी। हम लोग अपने पुराने एक्ट के साथ ही चलेंगे। तो सरकार ने बोला भाई जीएसटी तो लेके आना ही है, तो इनकी ये बात भी हम मान लेते हैं। तो इसलिए ये वही सब लड्डू जो मैंने आपको पहले बोले थे ना, स्टेट गवर्नमेंट को सब लड्डू दिए गए सो दैट वो हमारी बातें माने। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पहला आइटम। दूसरा आइटम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट को बाहर रखा गया जीएसटी से, ठीक है। और तीसरा तीसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास एक और है, टैक्सेस ऑन ओपियम। सर ओपियम क्या होता है भाई? गांजे को बोलते हैं। इंडियन हेम्प एंड इंडियन हेम्प मतलब वही गांजे की यार सारी वैरायटी है। अदर नार्कोटिक ड्रग्स। तो इन सब चीजों को भी जीएसटी से बाहर रखा गया, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन आप सोच ही रहे होगे कि सर इसमें तो वो भी आ सकते हैं ना, ड्रग तो वो भी होते हैं जो दवाइयों में यूज होते हैं, मतलब ये सारी चीजें दवाइयों में भी तो यूज हो सकती हैं। हाँ सर, तो एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इसमें आ जाएगा मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस वाले के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। वैसे वो एग्जाम्प्ट है, मतलब कहने की बात ये है कि टैक्सेशन ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स के ऊपर पुराना टैक्सेशन सिस्टम लगेगा। लेकिन मेडिकल पर्पस के लिए अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो ये सारी चीजें, तो उसके ऊपर जीएसटी में ये कवर होता है। टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये सरकार आपको बता देगी। हो सकता है सरकार इसके ऊपर 0% टैक्स बोल दे, तो ये आपको बाद में पता चलेगा। एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, तो मतलब टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब अगर टॉयलेट वाले प्रिपरेशन काम में कुछ चीज ऐसे लग जाती है, इनमें से कोई भी चीज। सर इनमें से कोई भी चीज कैसे लग सकती है? देखो जो ड्रग होती हैं वो बहुत बार सैनिटाइजेशन में भी यूज होती हैं। तो आप फिर तो ये बोलोगे नार्कोटिक ड्रग है, मतलब उनको अगर आप इनहेल करोगे तो नशा हो जाएगा, बट वो यूज अदर पर्पस के लिए भी हो सकते हैं। तो आप इतना समझ लो, मेडिकल पर्पस या टॉयलेट प्रिपरेशन में वो चीज अगर यूज होती है ये इन चीजों को, तो उनके ऊपर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, नया वाला होगा। तो उनके ऊपर सीएसटी वैट वगैरह नहीं लगेगा, नया सिस्टम लगेगा, ठीक है। तो हमारी ये 3 चीजें बेटा जो हैं, ये 3 चीजें जो हैं हमारी जीएसटी के एम्बिट से अभी भी बाहर हैं। जीएसटी के एम्बिट से क्या है? ये बाहर है। तो अभी हम लोग पढ़ते थे ना वन नेशन वन टैक्स, तो उसका मतलब यही था कि जिनके ऊपर बहुत सारे टैक्स पहले ये वाले लगा करते थे, मेजोरिटी 4 टैक्सेस, अब उनके ऊपर केवल एक टैक्स लगेगा जीएसटी। लेकिन उसमें भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और टैक्सेस ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प एंड वगैरह वगैरह। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को याद रखने का कोड आपके लिए मैं बना देता हूँ। एचपी मैन है, H फॉर हाई स्पीड डीजल, A फॉर एविएशन टर्बाइन फुल, P फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, A फॉर हमारा हो गया ना एचपी हो गया ना हाई स्पीड डीजल, P फॉर पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है। M फॉर मोटर स्पिरिट, A फॉर एविएशन टर्बाइन फुल एंड N फॉर नेचुरल गैस। तो ये हमारा 5 प्रोडक्ट जो है उसका शॉर्ट कोड हो गया एचपी मैन। इसका और कुछ कोड बनता नहीं है, सब लोग यही बनाते, सब लोग यही पढ़ाते ही हैं। अच्छा, आप इन दोनों को कोड बनाना चाहें तो आप ये बना सकते हो A5, ठीक है, A5 गांजा। तो आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से कि एल्कोहलिक पे तो मतलब हो गया ए, 5 मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और गांजा मतलब ये गांजे वाली सारी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अब बेटा और आ जाओ, और कुछ एक वस्तु ऐसी भी है बेटा जिसके ऊपर कॉमन टैक्सेबिलिटी है, मतलब वो दोनों में टैक्सेबल होगा। सर दोनों में टैक्सेबल कैसे हो सकता है? मतलब उसके ऊपर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम भी लगेगा, ओल्ड टैक्सेशन भी लगेगा,
और न्यू टैक्सेशन मतलब जीएसटी भी लगेगा। सर ऐसा कौन सा चीज है, मैं बताता हूँ बेटा आपको। तो इसके ऊपर ओल्ड टैक्सेशन भी लगता है, न्यू टैक्सेशन भी लगता है। अगेन ये सब होता क्यों है, उसका कारण ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये सारी चीजें मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। दारू जब बेची जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलता है, तो इसलिए वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनके लिए है, तो इसलिए वो उसको लीव आउट नहीं कर सकते, इसलिए एक और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम भी अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप भी अपना अधिकार मत छोड़ो, जो चीजें पहले चल रही थी वैसी चलेंगी, उससे एडिशनल जीएसटी भी लगा देते हैं उसके ऊपर। तो बेटा इसको बोलते हैं टबैको। अब हम पढ़ने लग रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ टबैको। मैं इसकी हेडिंग डाल दूं यहाँ पे, ये नोट्स में है, मैं अलग से ऐड कर दूंगा इसको। अभी मेरे पास जो नोट्स का हैंडआउट है उसके अंदर ये हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद उसको ऐड भी करा दूंगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ टबैको एंड प्रोडक्ट्स, मतलब तंबाकू से बने पदार्थ, और तंबाकू तो खुद है ही है। तो इन लोगों की टैक्सेबिलिटी, इन चीज की टैक्सेबिलिटी स्पेशल वो ली गई है कि इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी एज वेल एज अंडर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम such as VAT, CST, एक्साइज। तो पुराने वाले टैक्सेशन सिस्टम में भी टैक्सेबल होगा और नए वाले टैक्सेशन सिस्टम में तो टैक्सेबल है ही है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल भी दे दूं मैं आपको। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मिस्टर चुन्ना है कोई, मिस्टर चुन्ना। अब मिस्टर चुन्ना ने क्या किया, मिस्टर चुन्ना ने एक चीज बनाई जिसको बोलते हैं तंबाकू। तंबाकू बनाया इसने मान लो 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए का जब इसने तंबाकू मैन्युफैक्चर किया तो 5,000 के ऊपर 12% इसने एक्साइज ड्यूटी पे करी, वो मैन्युफैक्चरिंग पे ही जाती थी। तो 12 पंजे 60, तो मतलब 600 रुपए इसने यहाँ पे जीएसटी पे किया। इसके अलावा ये एक्साइज के साथ साथ इसके ऊपर जो इसने मैन्युफैक्चर किया 5,000 रुपए का तंबाकू, इसके ऊपर ही जब ये जीएसटी लगेगा, कब लगेगा जीएसटी लगेगा एट 18%, कब लगेगा जब ये इसको सेल करेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ सेल ये लग रहा है, एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये लग रहा है। ठीक है, तो सर लेकिन आपने तो ऊपर वैट सी, मैंने बेटा सिस्टम लिखवाया था कि सिस्टम ये होता है, आप इसको चाहे तो काट के खाली एक्साइज कर लो, क्योंकि लगे तो एक्साइज ही, सिस्टम पुराने वाला था, ये मैंने आपको बताया था। तो एक्साइज लग गया, जीएसटी जो हमने इसको सेल किया, मान लो हमने सेल किया इसको 5,000 रुपए का, तो हमने बनाया ही था, तो हमने मार्जिन जोड़ दिया अपना। तो इसमें मान लो हमने 5,000 का बनाया और अपना मार्जिन भी जोड़ दिया, तो अभी हमारी बनाने की कॉस्ट 5,000 थी, एक्साइज 600 रुपए हमने पे कर दिया, तो अब टोटल कॉस्ट 5600 हो गई। 5600 में भी हमने अपना 560 रुपए का मार्जिन जोड़ दिया 10%, तो 0 6 6 5 11 और एक साथ 7160 रुपए आ गए ना। एक मिनट को मैं आपको बता भी देता हूँ, 7160 ही आएगा वैसे तो यार, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक बार कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। सॉरी 6160 आएगा। देखा भाई, जब से हमें कैलकुलेटर मिलता है, देखो यहाँ पे 6160 आएगा, कितना आएगा 6160 बेटा। ठीक है, तो 6160 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 6160 आ गया टोटल करने के बाद, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट पड़ी 6160 टोटल कॉस्ट। तो 5600 का हमारा माल था, उसमें हमने अपना मार्जिन जोड़ा 10%, तो 6160 रुपए का पड़ा। 6160 के ऊपर अब जीएसटी पे किया जाएगा, तो ये होगा 1108 रुपए, 1108। तो टोटल टैक्स कितने हो गए यहाँ पे लग के, यहाँ पे हो गए 1708 रुपए का टोटल टैक्स। ठीक है, तो टोटल टैक्स हमारे हो गए यहाँ पे 1708 रुपए के बेटा। तो हमने माल कितने का बनाया, हमने माल बनाया 5,000 का, 5,000 का माल बनाया, उसमें मार्जिन मार्जिन भी जोड़ा, तो सारे टैक्स मिला के हमारे पहुंच गए 1708 रुपए के। आप समझे, तो इसके ऊपर एक्साइज भी लगा और जीएसटी भी लगा। ये सिर्फ किस में होता है, कॉमन टैक्सेशन सिर्फ एक में होता है, जो है हमारा तंबाकू से बने हुए पदार्थ। ये कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो तंबाकू से बनता है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी पुराने वाले सिस्टम में भी लगाई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे लिखवा दी। ये सब मैंने आपको बताया वन नेशन वन टैक्स सिस्टम में, कि पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके अंदर एक ही चीज के लिए, मतलब टैक्स ही तो हमें लेना है ना, हमें मल्टीपल टैक्सेस कवर करने पड़ते थे। अभी हमें मल्टीपल टैक्सेस नहीं लेने पड़ते, अभी हमको सिर्फ एक ही टैक्स लेना पड़ता है जिसका नाम है बेटा जीएसटी। तो हमने पहला फीचर देखा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। हमने दूसरा फीचर भी देख लिया वन नेशन वन टैक्स, जहां पे अभी पहले बहुत सारे टैक्स थे, अभी एक ही टैक्स देना पड़ता है। डुअल जीएसटी मॉडल, डुअल जीएसटी मॉडल में आपको समझा ही चुका हूं कि 50-50% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा 50%, और 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टिवली इम्पोज टैक्स, जीएसटी शैल बी लेवाइड एज ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जहां पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, जहां पे भी मैक्सिमम केस में जहां पे रेसिपिएंट की लोकेशन होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर डिटेल में प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत डिटेल में है, हमारे पास ये पूरा चैप्टर है,
तो बोला यह जाता है कि एक तो हिस्सा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को मिलेगा, वो यूनियन टेरिटरी जहां पे रेसिपिएंट होगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको ऊपर बताया कि रेसिपिएंट कहाँ पे होगा, वहां पे होगा जहां पे वो चीज यूज कर रहा है ना। और रेसिपिएंट की डेफिनेशन भी अभी हम लोग नीचे पढ़ने ही वाले हैं। तो देखो, जैसे सप्लाई हुई, तो सप्लाई या तो इंटरस्टेट होगी या तो इंट्रास्टेट होगी। इंट्रास्टेट कब होगी? जब सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन सेम नहीं है, तो आईजीएसटी लगेगा। जैसे सप्लायर दिल्ली का और रेसिपिएंट लखनऊ का ऊपर था, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश और वो हो गया हमारा दिल्ली, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी चार्ज करती है, जो आगे जाके दोनों में बढ़ता है 50-50%, लेकिन बढ़ता अपने आप ही, इसका कोई नाम नहीं दिया जाता। लेकिन जबकि यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई में, जहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट एक ही लोकेशन पे होते हैं, इसमें नाम दिया जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सीजीएसटी मिलेगा ही सामने सामने से 50%, लेकिन जो एसजीएसटी मिलेगा वो मिलेगा स्टेट को, उस स्टेट को मिलेगा जो फाइनल कंजप्शन वाली होगी, जैसे लखनऊ थी यहाँ पे। ठीक है, अब सप्लायर और रेसिपिएंट कौन होते हैं ये भी हमें समझना बेटा बहुत जरूरी है। सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर की डेफिनेशन 2105, रेसिपिएंट की डेफिनेशन 293। सप्लायर शैल मीन एनी पर्सन supplying goods, services, both, and shall include agent, person arranging supply of specified actionable claims, and who manages or operates e-platform for such supply। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया आपको बेटा? इसका मतलब हमारे पास ये है कि सप्लायर मतलब होगा वो इंसान जो या तो सप्लाई खुद करता हो, स्वयं करता हो। पहला क्या है? सप्लायर शैल मीन एनी पर्सन सप्लाइंग गुड्स या सर्विसेज बोथ, एंड शैल इंक्लूड मतलब एक तो वो इंसान हिमसेल्फ अगर कर रहा है तो वो भी सप्लायर है, लेकिन अगर वो खुद नहीं कर रहा, किसी एजेंट से करवा रहा है, तो वो एजेंट बन जाएगा हमारा सप्लायर। ठीक है, ओके सर। जो बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम कर रहा है वो एजेंट बन जाएगा हमारा सप्लायर। लेकिन अगर वो इंसान एक्शनेबल क्लेम को अरेंज करवा रहा है, अरेंजिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मैं आपको बता देता हूं, हमारे इसके अंदर कवर्ड है। वो सारी चीजें मैंने आपके लिए रखी हुई है, देखो मैंने नीचे आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स ये रहे, एक्शनेबल क्लेम्स भी मैंने आपको बताए हैं, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स भी मैंने आपको बताए हैं। ये हम लोग बाद में कवर करेंगे, ये वाला पॉइंट अभी हम लोग रखते हैं पेंडिंग। मैं आपको लिंक कराऊंगा बेटा, जब हम लोग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम करेंगे ना, तो इसको हम लोग करेंगे लिंक। अभी के लिए आप समझ लो, अगर कोई इंसान है, जैसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, हम लोग खेलते हैं ना, ऐप पे गेम खेलते हैं, उससे हमें पैसा मिलता है। तो मान लो मेरा एक प्लेटफॉर्म है खाली, उसमें मैं क्या करता हूँ, प्लेयर्स जो हैं वो आके गेम खेलते हैं, और मैं उस गेम को मैं बेसिकली एक तरीके से मैनेज करता हूँ या ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो सप्लायर मैं हुआ, तो प्लेयर जो भी पैसा जीतेंगे उसका सप्लायर मैं हुआ। तो इसके ऊपर जीएसटी जो लगाऊंगा वो मेरी तरफ से लगेगा, मैं सप्लायर हूँ, ये रिसिपिएंट होंगे प्लेयर्स। ओके, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। हु मैनेजेस ऑपरेट ई प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई। जैसे मान लो कि अगर अमेजोन है, अब अमेजोन क्या करता है कि सेलर है कोई, वो माल लिस्ट करता है अमेजोन पे, और रेसिपिएंट है कोई, और रेसिपिएंट माल रिसीव करता है, सेलर जो है वो माल बेचता है। तो ये बायर हो गया हमारा रेसिपिएंट, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो रेसिपिएंट और बायर एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हु मैनेजेस और ऑपरेट ई प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई। तो अमेजोन क्या कर रहा है, एक ई प्लेटफॉर्म ही तो मेंटेन कर रहा है ना। तो यहाँ पे सप्लायर अमेजोन भी है और सेलर भी है, दोनों ही सप्लायर हैं। सप्लायर की डेफिनेशन में दोनों आते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सेलर तो सप्लायर है ही है, अमेजोन भी सप्लायर है। सर जो सर्विसेज अमेजोन दे रहा है उसका तो वही सप्लायर है ना। अमेजोन क्या सर्विस दे रहा है? अमेजोन सर्विसेज दे रहा है मार्केट प्लेस की, है ना। मार्केट प्लेस तो अमेजोन का ये बेटा, जिसके अंदर हम लोग सारा खरीदते बेचते हैं। सेलर क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, बायर पेमेंट कर रहा है। तो उस पेमेंट के अंदर मार्केट प्लेस की भी फीस है, उस पेमेंट के अंदर सेलर के गुड्स के भी पैसे हैं। ठीक है, जैसे डिलीवरी चार्ज अमेजोन अपने चार्ज करता है, तो अमेजोन ने जो सप्लाई करी वो सर्विस करे, डिलीवरी चार्ज लिए उसके, सेलर ने गुड्स भेजे। तो ये दोनों की दोनों सप्लाई मानी गई है, इन दोनों को ही सप्लायर माना जाएगा अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि अमेजोन सप्लायर ही नहीं है, अमेजोन सप्लायर है बट नॉट ऑफ गुड्स, ओनली फॉर सर्विसेज। ओके सर, रेसिपिएंट का मतलब क्या हो गया? रेसिपिएंट का मतलब हो गया वो इंसान जो पैसे देता है। जहां पे कंसिडरेशन इज पेबल, मतलब जहां पे सप्लाई के लिए पैसे दिए गए हैं, तो वहां पे रेसिपिएंट कौन होगा? हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, मतलब जहां पे आपने सर्विसेज ली या गुड्स लिए और उसके पैसे भी पे करे खुद ही। तो अगर आपने पैसे पे किए हैं या उस सप्लाई के अंदर पैसे इन्वॉल्व्ड हैं,
तो आप ही उसके रेसिपिएंट माने जाओगे। जहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो सप्लाई ली है वो मुफ्त की हो, मुफ्त की भी तो हो सकती है। अगर मैं पेमेंट करता हूं तो जो पेमेंट कर रहा है वही रिसिपिएंट है। मतलब सर इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखो जैसे हमने ऊपर देखा, ऊपर हमारे पास एग्जांपल था ना एक, यहाँ इतना ऊपर तो नहीं था यार, नीचे ही था। ये रहा एग्जांपल, देखो सचिन ने अपना क्लास बेचा रौनक को, तो रौनक यहाँ पे हो गया रेसिपिएंट, क्योंकि रौनक ने पैसा पे किया। जो पे करेगा पैसा, जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, जो पे करेगा कंसिडरेशन, वही बंदा कहलाएगा रेसिपिएंट। लेकिन जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल, मतलब कोई कंसिडरेशन आपको पे नहीं करनी। जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल में हम मान लेते कि मिस्टर सचिन का सगा भाई है रौनक। अब मिस्टर सचिन अपने जीएसटी लेक्चर रौनक को बेच रहे हैं, तो उससे पैसा थोड़ी ना लेंगे। मान लो यहाँ से पैसे का मैं एलिमेंट हटा दूं, तो क्या ये जीएसटी में कवर नहीं है? ये कवर है, ये बेटा कवर है। और लेकिन इस सिचुएशन में रेसिपिएंट कौन है फिर? क्योंकि आपने तो रेसिपिएंट का मतलब बताया था जो इंसान पैसा दे, तो जो इंसान पैसा ना दे जब, तो कौन रेसिपिएंट होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पर्सन हैविंग पोजेशन enjoying the use of supply or delivery made in case of service person to such service rendered or any agent acting on behalf of such person। मतलब अगर ये पैसा नहीं भी देता तो भी रेसिपिएंट रौनक ही होता है, क्योंकि रौनक क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, यूज ऑफ सर्विसेज। तो ये बोला गया है अगर तो आप पैसा दे दो, कंसिडरेशन दे दो, तो जिसने कंसिडरेशन पे करी वो रेसिपिएंट है। तो देखो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल और समझ लो। एग्जांपल के रूप में समझो, जैसे मान लो मैंने मिस्टर सचिन ने क्लास सेंड करी, क्लास सोल्ड, किसको करी? रौनक को करी। अब रौनक के पास पैसे नहीं थे, तो रौनक के वजह रौनक को मिला क्लास, लेकिन रौनक के पापा रौनित, रौनिक ने मुझे पैसा दिया। तो अब इस सिचुएशन में कौन होगा हमारा सप्लायर, कौन होगा रेसिपिएंट? तो इस सिचुएशन में मिस्टर सचिन तो सप्लायर है ही है, लेकिन रेसिपिएंट रौनक नहीं होगा, रेसिपिएंट होंगे रौनित भैया। रौनित भैया क्यों होंगे? क्योंकि रौनित भैया ने कंसिडरेशन पे करी है एज पर डेफिनेशन ऑफ द रेसिपिएंट, रौनित भैया रेसिपिएंट हुए। तो हम लोग ये देखेंगे कि रौनित भैया कहाँ है, मिस्टर सचिन कहाँ है, और फिर ही तय होगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ओके सर। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है रौनित दिल्ली में ही हो और जो रौनक है वो लखनऊ में हो। तो बेटा इस केस के अंदर मिस्टर सचिन भी दिल्ली में थे, तो इस केस के अंदर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। ये हो जाएगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रेसिपिएंट की लोकेशन और सप्लायर की लोकेशन दोनों की सेम है। जब सेम होती है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाती है और दोनों को इसका हिस्सा मिलेगा। दिल्ली ही होगी स्टेट इसकी, मतलब यूटी जो भी आप बोल लो, तो एसजीएसटी जो लगेगा वो दिल्ली में लगाया जाएगा बेटा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसके ऊपर एसजीएसटी लगेगा दिल्ली में, यूटी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली उस यूटी की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास अपना लेजिस्लेचर है। मैंने आपको बताया था जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं होता वही यूटी की लिस्ट में है, जो 3 जने हैं हमारे पास उस लिस्ट में। ठीक है, तो हमें बेटा बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सप्लायर कौन होता है, रेसिपिएंट कौन होता है। रेसिपिएंट वो होता है अगर कंसिडरेशन है, तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वही रेसिपिएंट है। मान लो इस केस के अंदर रेसिपिएंट में अपना मतलब ये क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं होती, कंसिडरेशन नहीं होती, तो फिर जो इंसान सर्विस ले रहा है वही माना जाएगा कि वही इंसान रेसिपिएंट है। तो फिर लखनऊ माना जाएगा रेसिपिएंट की लोकेशन। ओके, फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। हाँ सर समझ में आ गया, हमें सप्लाई भी समझ में आ गई, इंटर इंट्रा दोनों आ गए। मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। हमें ये भी समझ में आ गया सप्लायर कौन होता है और रेसिपिएंट कौन होता है। ओके सर।